Hello students, today we are going to study a new chapter, that is chapter 6, molecular basis of inheritance. In previous chapter, that is in chapter 5, हमने पढ़ा कि कैसे कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए एक्चुअली कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में, डीएनए की कैसे रिसर्च हुई, कैसे कई सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, डीएनए आरएनए का डिफरेंस देखेंगे, डीएनए से डीएनए फॉर्म होने की प्रोसेस दैट इज रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे, डीएनए से आरएनए फॉर्म होने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे, डीएनए से आरएनए बन गया, अब आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने की प्रोसेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका जो एक्सप्रेशन है, जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे कैसे रेगुलेट होता है उसको देखेंगे। उसके अलावा हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। तो एक काफ़ी लंबा सा चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कंसेप्चुअल है, छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। आपको पता है अच्छे से, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पहले इधर देखते हैं, आरएनए का नाम है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसका नाम है रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, डीऑक्सी ऐड कर दिया तो बन गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक, तो अभी हम ये तो इसका बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है कि ऐसे हेलिकल होता है, बीच में कुछ बेस पेयरिंग होती है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्ट्रक्चर आप +1 में पढ़ चुके हो, आप नाइट्रोजन बेसिस पढ़ चुके हो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इनके बीच में ऐसे बेस पेयरिंग होती है, ये आप पढ़ चुके हो सारा कुछ, तो घबराओ मत। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से, स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे इसको, ऐसे एज्यूम करते हुए कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डीएनए या आरएनए जो भी है वो दोनों ही हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जहां भी वर्ड पॉली आया इसका मतलब है पॉलीमर है, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स जुड़कर बनाती हैं पॉलीमर। आपने अभी पिछले चैप्टर में देखा भी था कि हीमोग्लोबिन का जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो प्रोटीन किसका बना है, अमीनो एसिड नाम की मोनोमर यूनिट से जुड़कर बना है प्रोटीन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है इट्स अ पॉलीमर चेन, लॉन्ग चेन, जिसकी मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर यूनिट। ये एक न्यूक्लियोटाइड हैं। तो पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, फिर उसमें हम बहुत सारे जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, क्या क्या। पहला है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन लगा होता है, तो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, शुगर होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप होता है। सबसे पहले अगर नाइट्रोजन बेसिस की बात कर लें तो 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन, प्यूरीन्स में आते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन्स लंबा नाम है तो इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, CUT कट। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन इसके अंदर आता है, याद रहेगा ना। पायरिमिडीन लंबा नाम है, कट करते हैं CUT यानी साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, याद रहेगा। एक और चीज, प्यूरीन छोटा नाम है पर जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल फाइंड कि यहां पर 2 रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पायरिमिडीन लंबा नाम है पर छोटा स्ट्रक्चर है, यहां पर ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, जिसमें से पहली चीज है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में आते हैं प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एडेनिन, ग्वानिन्स,
हैं 2, जबकि पायरिमिडीन है CUT, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर पे हम नहीं जाते हैं, सिर्फ हम सिंगल रिंग है या डबल रिंग है इतना याद कर लेंगे। वरना देखो आप, ये साइटोसिन है, कहाँ पर हमने पढ़ा था, CUT कट, C है साइटोसिन सिंगल रिंग, U कहाँ गया यूरेसिल, T कहाँ गया थायमीन। तो CUT हमने देख लिया सिंगल रिंग है, C, ये भी C। इसके अलावा एडेनिन और ग्वानिन देखो, एडेनिन डबल रिंग है और थायमीन भी डबल रिंग है। नहीं, वो ग्वानिन है, ये एडेनिन है, सॉरी, ये ग्वानिन है और ये एडेनिन है, दोनों डबल रिंग है। तो हम इतना देख लेंगे तो दैट इज एनफ, हमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इजी करेंगे। नाइट्रोजन बेसिस क्लियर हो गए, मेजॉरिटी पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं हम शुगर की। तो सेकेंड थिंग है यहाँ पर शुगर, ठीक। तो शुगर में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब एटम के नंबर से, जैसे कि 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, यहाँ पर शुगर कैसी है, ये 5 कार्बन शुगर है, जिसे कहेंगे हम पेंटोज शुगर। दिस इज पेंटोज, पेंट मीन्स 5। कैसी शुगर है, पेंटोज शुगर। शुगर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स होती हैं। सिंगल सिंगल है तो मोनोसेक्राइड, लगभग 1 से 9 तक की चेन है तो ओलिगोसेक्राइड, 9 से ज़्यादा है तो पॉलीसेक्राइड्स। ये मोनोसेक्राइड है, एक सिंगल है यहाँ पर मॉलिक्यूल, वो भी कैसा है, 5 कार्बन का कंपाउंड है, पेंटोज शुगर है ये, ठीक। शुगर के नीचे हमने 2 चीज़ें लिख दी है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो हम शुगर बना लेते हैं, कैसी होती है। जो पेंटोज शुगर है, यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक। पहला तो ये CHO होता है, फिर सब जगह OH लगा होता है। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं तो 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4। यहां पर नहीं हुई तो ऐसे हो गई पूरी। सिंपल सा कंपाउंड है, बना लिया हमने। ये है पेंटोज शुगर, क्योंकि 5 कार्बन की ये शुगर है। यहां पर देखो आप, फर्स्ट पोजीशन और दिस 4th पोजीशन के बीच में से वाटर निकल जाएगा और यहां पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इधर बनाते हैं, यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, मींस ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। कौन, ये पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर की रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है पेंटोज शुगर की, कहाँ गया इसकी रिंग स्ट्रक्चर, ठीक। क्या बनाई, ये है ऑक्सीजन, ये नंबर 1 का कार्बन, ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन, 3 4 5। समझ में आई बात। 5 पोजीशन पे आप देखो पूरा CH2OH एक साथ है, तो यहां इसको लिख दें CH2OH, ठीक। अब यहां पर आप देखो 2 और 3 पोजीशन पे OH है, 2 और 3 पोजीशन पे OH भी दिख रहा है, ठीक। ये है एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर। अभी ये राइबोज है कि डीऑक्सी राइबोज है, हम इसको देखते हैं। जब भी इस पेंटोज शुगर के 2nd पोजीशन पे OH लगा है तो इट इज राइबोज शुगर। जब ये OH ग्रुप 2nd पोजीशन से डिलीट हो गया ऑक्सीजन, तो बन गया डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ में आई बात। 2nd पोजीशन में OH है तो राइबोज है, नहीं है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। शुगर की भी बात हो गई। अब है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। सबसे पहले हम जोड़ते हैं शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस को। ये शुगर हमारी बनी हुई है 2nd पोजीशन का, मतलब हमको पता चल गया जो नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, कुछ भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन जो भी जुड़ना है वो जुड़ेगा 1st पोजीशन पे, तो इट विल बिकम एडेनिन। जब शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। जब ये 2 चीजें जुड़ती हैं, नाइट्रोजन बेस एंड शुगर,
ये दो चीजें जुड़ के, ये नाइट्रोजन बेस और ये शुगर जुड़कर बनाती है न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनिन और शुगर जब जुड़ी तो क्या बन गया, यहाँ पर हमने ये बात कर ली कि शुगर के साथ एडेनिन जुड़ा है फर्स्ट पोजीशन पे कौन से बॉन्ड के साथ, जब भी शुगर मॉलिक्यूल है वहां पर बॉन्ड लगता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज से याद रखोगे, तो ग्लूकोज यानी शुगर में बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हटाओ, अभी इन दोनों ने मिलाकर क्या फॉर्म किया, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म किया। तो न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हुआ है, आप देखो नाइट्रोजन बेस, ये न्यूक्लियोसाइड, यानी कि नाइट्रोजन बेस एडेनिन जब शुगर से जुड़ा है तो ये क्या बना है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस जब शुगर से जुड़ा है, फॉस्फेट हटाओ, इसने क्या बनाया न्यूक्लियोसाइड, ग्वानोसिन। ठीक, साइटोसिन ने शुगर के साथ जुड़कर बनाया न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन, थाइमीन ने बनाया थाइमिडीन, यूरेसिल ने बनाया यूरिडीन। ये बात क्लियर है, बना न्यूक्लियोसाइड हमारा। कैसे, शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा नाइट्रोजन बेस विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो न्यूक्लियोसाइड हैं, अगर आरएनए में इसका नाम एडिनोसिन है तो डीएनए में इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर आरएनए में ग्वानोसिन है तो डीएनए में डीऑक्सी ग्वानोसिन। नाम लंबे हैं बट डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे तो इजीली याद हो जाएगा। साइटिडीन अगर आरएनए में है तो डीएनए में डीऑक्सी साइटिडीन। जो आरएनए में यूरिडीन है वो डीएनए में डीऑक्सी यूरिडीन नहीं बनेगा, वो बनेगा डीऑक्सी थाइमिडीन, क्योंकि आरएनए में अगर यूरेसिल लगा है तो डीएनए में यूरेसिल की प्लेस पे होता है थाइमीन, आपको पता होगा। तो यूरिडीन है आरएनए के केस में न्यूक्लियोसाइड, जबकि वही न्यूक्लियोसाइड डीएनए के केस में होता है डीऑक्सीथाइमिडीन। तो न्यूक्लियोसाइड तो बन गया, अब हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या था न्यूक्लियोसाइड, शुगर, पेंटोज शुगर के साथ फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ और बन गया है न्यूक्लियोसाइड। अब हम बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये एक स्टेप आगे की प्रोसेस है, मतलब एक और चीज़ जुड़ेगी इसमें। अब क्या बचा है, थर्ड थिंग, फॉस्फेट। तो इस पे फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा फिफ्थ पोजीशन पे। अभी हम देखते हैं, एक तो थर्ड पोजीशन हमारे पास खाली दिख रही है और एक है फिफ्थ पोजीशन। ठीक, तो फिफ्थ पोजीशन पे ये फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है, -3 चार्ज है, और इसी वजह से डीएनए के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए में इस बात को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट, याद रखना। अब हम इस फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट जोड़ देते हैं, COR। आपको पता है ना क्या बॉन्ड है, ये है एस्टर बॉन्ड। क्या है ये बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। यहां पर क्या लग गया, फॉस्फेट। ठीक, तो नाम क्या हो गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कह दें इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा है फॉस्फेट इस शुगर के फिफ्थ पोजीशन पे। ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड। ये तो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, अब इसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। फिफ्थ पोजीशन पे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है विद फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दो बॉन्ड हमने पढ़े, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। आरएनए में और डीएनए में से कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। शुगर का डिफरेंस है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने बना लिया न्यूक्लियोसाइड। क्या था न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग में देखो ये डिफरेंस है, साइड और टाइड। टाइड की सफेदी चमकाते हैं। अभी आप कैसे याद रखोगे इसको कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले एस आता है, बाद में टी आता है, तो पहले एस में सिर्फ दो चीजें जुड़ेंगी, बाद में टी में 2-3 चीजें जुड़ जाएंगी, फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा। या हम कह दें कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड।
याद रहेगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे, आसान सी चीज़ है, ये भी पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बन गया न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हमारा बनकर तैयार है। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट 5th पोजीशन पे लगा है, नाइट्रोजन बेस इस शुगर की 1st पोजीशन पे लगा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। ठीक, तो अब हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गया, अब उसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो शुरू करें। एक न्यूक्लियोटाइड हमारा बनकर रेडी है, ये सबसे पहले सिर्फ शुगर है, पेंटोज शुगर। शुगर के 1st पोजीशन पे हम लगा, पहले तो शुगर ही कंप्लीट नहीं है, ये मैं बना कर दिखा रही हूँ, टाइम लग रहा है पर आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो 1st पोजीशन पे सबसे पहले हम लगा देते हैं नाइट्रोजन बेस, एडिनिन, किसी में कुछ भी, ग्वानिन, इसमें साइटोसिन, किसी में थाइमिडीन, कुछ भी। तो हमने नाइट्रोजन बेस लगा दिया एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ दिया। अब न्यूक्लियोटाइड, ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, अब हम इसको बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो इसके CH2 के साथ ही में यहाँ पर सीधा ऐसे कर दो, यहाँ पर हमने जोड़ दिया फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड बन गया ना। यहाँ पर C भी था, यहाँ फॉस्फेट जुड़ गया, ऐसे ही लिख देते हैं, फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है। चलो इस कार्बन के साथ हमने जोड़ दिया फॉस्फेट, ठीक है। ये सभी न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गए हैं, इनको आपस में हम जोड़ेंगे। तो पोजीशन ध्यान रखना है, ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, दिस इज द 5th पोजीशन, ये 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अभी इनके पास कौन सी पोजीशन फ्री दिखाई दे रही है आपको, 2nd पोजीशन तो डिसाइड करेगी कि ये DNA है या RNA, उसको नहीं टच करते हैं हम लोग, छोड़ दो। बची कौन सी अकेली पोजीशन, नाउ 3rd पोजीशन बची है। तो ये जो फॉस्फेट है इधर 3rd पोजीशन के कार्बन के साथ जुड़ेगा, शुगर के, शुगर मॉलिक्यूल के 3rd पोजीशन के कार्बन के साथ जुड़ेगा ये फॉस्फेट, ये बन गया। अभी ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड, ये भी जोड़ देते हैं, ये बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बनता चला जाएगा और इसी तरह से हम आगे 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 कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते जाएंगे, तो एक लंबी चेन जो बनेगी दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ में आई बात, ये अभी सिंगल स्ट्रैंड हमने बनाया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ये होपफुली क्लियर, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। यहाँ पर देख लो, आपके NCERT का डायग्राम है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। ये एक शुगर है, साथ में नाइट्रोजन बेस 1st पोजीशन पे, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे बनाएंगे और ये 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो ये बॉन्ड है जिससे दूसरा जुड़ा है, ये है बॉन्ड जिससे ये 3rd से जुड़ा है और ये बॉन्ड है जिससे ये 4th मॉलिक्यूल जुड़ा है। 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जोड़कर दिखाए गए हैं। बात क्लियर हो गई। अब एक चीज़ ये देखो, चाहे कितनी भी लंबी स्ट्रैंड हो, कितना भी लंबी चेन हो इस न्यूक्लियोटाइड्स की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, कहीं ना कहीं फ्री एंड्स होंगे। तो अब हम फ्री एंड्स ढूंढते हैं। ये जो फ्री एंड हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5th पोजीशन दिखाई दे रही है, फ्री है, और क्या है वहाँ पर, फॉस्फेट, ठीक। दूसरी तरफ फ्री एंड पे क्या दिख रहा है, कार्बन की, शुगर की 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप दिख रहा है। समझ आई बात। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पर क्या क्या फ्री एंड्स हैं, 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट है और शुगर के 3 प्राइम एंड पे एक अकेला OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अकेला लटक रहा है बेचारा, इसको दूसरा पार्टनर हाथ पकड़ने को नहीं मिला कोई भी। तो दो तरफ फ्री एंड्स हैं। जब भी हम DNA की पोलैरिटी की बात करते हैं तो इट इज ईदर 5 to 3 और 3 to 5। समझ में आई क्या मतलब है, क्योंकि एक 5 प्राइम एंड पे एक अकेला फॉस्फेट है और दूसरे एंड पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 प्राइम एंड पे। समझ में आ गई। 1st पोजीशन पे शुगर के नाइट्रोजन बेस लगा है एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। 5th पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ। अब जब इस फॉस्फेट के साथ
इस फॉस्फेट के साथ 2 बॉन्ड जुड़ गए तो ये बन गया फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। पहले था एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरस लग गया फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन गए फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। समझ में आया मतलब? तो ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ के बीच में है? ये 5th के बीच और ये 3rd के बीच में है। समझ में आई बात? जब डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो फॉस्फेट किसके किसके बीच में होगा? एक के 3rd और दूसरे के 5th के बीच में ये फॉस्फेट लगेगा। तो ये तो बन गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन। अब बचा है सिर्फ 2 इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाना। सबसे पहले एक थोड़ी सी ये बात देखते हैं कि डीएनए को मीन्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक मटेरियल था उसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लिन नाम दिया। जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक मटेरियल था उसको नाम न्यूक्लिन दिया। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम आएंगे। आप एक कॉपी में चैप्टर के बाद में एक पेज पे ना साइंटिस्ट का नाम और छोटे से एक लाइन में उसका काम, ऐसे करके एक पेज पे सारा एक साथ लिखते जाना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छे से याद रहेगा। सारे साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन टर्म दिया एसिडिक मटेरियल के लिए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 साइंटिस्ट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया इन्होंने। कहाँ गया ये डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है पर बहुत पॉपुलर है और इस मॉडल के लिए इन दोनों को साथ में जॉइंटली नोबेल प्राइज भी मिला। अब इन्होंने काम किया कैसे? इन्होंने कैसे किया? 2 और साइंटिस्ट हैं, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डाले। एक्सरेज जानते हैं ना? एक्सरेज डालकर एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया। उसके बेसिस पे जो पिक्चर दिखी, इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा किसने प्रोड्यूस किया था? रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने। और उसके बेसिस पे डबल हेलिकल मॉडल दिया वॉटसन एंड क्रिक ने। ये जो क्रिक है ना, फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने 12 इयर्स की एज में अपनी मदर को बता दिया था कि बड़े होकर मैं साइंटिस्ट बनूंगा, और देखो बनकर दिखाया और नोबेल प्राइज भी पाकर दिखाया। तो दैट इज द स्पिरिट। अब यहाँ पर जो इन्होंने वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का, इसमें जो बेस पेयरिंग का कंसेप्ट लिया वो उन्होंने कहाँ से लिया? इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में बेस पेयर से जुड़े हुए हैं। क्या मतलब है ये? एरविन चारगाफ ने क्या प्रपोज किया कि ये जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है इसमें एडेनिन और थाइमिन का रेशियो कांस्टेंट है और इट इक्वल्स टू 1, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो भी कांस्टेंट और इक्वल्स टू 1 है। इट मीन्स एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन कह दें और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो एरविन चारगाफ ने कहा कि एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। इसको एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि एडेनिन हमेशा पेयर्स विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगते हैं। मीन्स 2 स्ट्रैंड डीएनए के हमने बना लिए और इनके बीच में जब पेयरिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो हमेशा एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ग्वानिन एंड साइटोसिन पेयर्स विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए टी के साथ पेयर करेगा तो टी ऑटोमेटिकली ए के साथ। मीन्स 2 लोग हाथ पकड़े, अगर मैं बोलूँ ए ने टी का हाथ पकड़ा तो टी ए का पकड़ेगा, सी ने जी का और जी ने सी का। तो ये दोनों की पेयरिंग इस तरीके से होती है और इसी पे बेस्ड था वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल में भी ये बात ध्यान में रखी गई थी। अच्छा, एरविन चारगाफ के इस वाले फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछे जाते हैं, मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन सपोज आया
कि दिया है किसी डीएनए में थायमीन का अमाउंट है 20% गिवन, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ साइटोसिन? कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है किसी डीएनए में थायमीन का रेशियो है 20%, तो साइटोसिन था ना, तो साइटोसिन का क्या होगा? अब हमें पता है थायमीन इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 20, तो अगर थायमीन 20 है तो एडेनिन भी 20 होगा, मीन्स एडेनिन प्लस थायमीन कितना हो जाएगा? ये 20 प्लस 20 हो जाएगा 40%। टोटल डीएनए है 100%, तो अब साइटोसिन एंड ग्वानिन कितना हो जाएगा? टोटल डीएनए 100 माइनस ये 40%, 4 ही चीज़ें होती हैं, 2 नहीं पता है, निकल आई 60% हुआ ये। अब क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन भी बराबर होता है, ये बराबर बराबर होता है, मीन्स 60 में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 60/2, आंसर आ जाएगा 30%। बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों वाली मैथ्स, तो डरना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसको अच्छे से याद रखना है, ATGC का पेयरिंग AT के साथ ही पेयर करता है, याद हो जाता है। वैसे तो कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ऐसे याद रख सकते हो, AT आए थे चले गए, ठीक, आए थे चले गए, तो ये हो गया। और अब हम बना लेते हैं डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स बनाए हैं इनके बीच में पेयरिंग। तो डीएनए का हमने 2 स्ट्रैंड बनाना, तो हमने डीएनए का ये सीख लिया है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी अच्छे से बिल्कुल। दूसरा स्ट्रैंड भी बना लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डीएनए का एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी अगर हमने 5 to 3 रखी है तो दूसरे की 3 to 5 रखेंगे। यानी कि अगर हमने शुगर मॉलिक्यूल का मुंह इस तरफ रखा है तो दूसरे वाले तरफ इस तरफ रखेंगे। क्यों? अगर इसका मुंह भी हम इधर ही कर देते तो नाइट्रोजन बेस तो यहाँ हो जाता ना, 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस यहाँ पर हो जाता, तो पेयरिंग करने में दिक्कत होती ना। पेयरिंग तभी होगी जब ये आमने सामने आएंगे। तो ये इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे कि एक तरफ शुगर का मुंह इस तरफ है तो इस तरफ शुगर का मुंह ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जिस वजह से, और ड्रॉ करते वक्त प्रैक्टिस 2-3 बार कर लोगे, अपने आप बनने लगेगा। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमेशा नाइट्रोजन बेसेस आपस में सामने सामने होंगे। तो एडेनिन थायमीन के साथ पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इनकी पेयरिंग इस तरीके से होगी और ये बन जाएगा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रैंड हमने सीख ली थी और दूसरी स्ट्रैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगी डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये हमने पढ़ लिया डीएनए की स्ट्रक्चर को। होपफुली आपको बहुत इजी लगी होगी। इसको अच्छे से रिवाइज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगले वीडियो में इसके बेसिस पे हम डीएनए आरएनए का डिफरेंस पढ़ेंगे और डीएनए के कुछ सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।